पढ़ा रहे थे आप लोगों को? क्या उससे पहले क्या पढ़ाए थे? पैरामीट्रिक पॉइंट वगैरह बता दिए। आइए आज और पढ़ाते हैं थोड़ा आपको। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले सुन लीजिए, है ना? देखिए ध्यान से एक एक करके ना। जो सबसे पहला रिजल्ट है वो है टेंजेंसी कंडीशन। टेंजेंसी कंडीशन। देखिए टेंजेंसी कंडीशन क्या होता है, आराम से सुनिएगा ना। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है? और सर्कल है तो इसका सेंटर भी हमको पता है, ठीक है? अब लाइन एक बना लीजिए, मान लीजिए ये लाइन है एक तरीका, ये एक लाइन है या फिर ये एक लाइन है, ऐसे करके, ठीक है? अब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया इन लाइंस के ऊपर, ठीक है ना साहब? अलग अलग है, मतलब अगर ये लाइन होता तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ है, ये लाइन होता, ये लाइन होता तो ये परपेंडिकुलर, ये लाइन होता तो ये टोटल परपेंडिकुलर। बोलिए हाँ या ना? ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। ये हमारा सर्कल है, ये लाइंस है ना? बोलिए हाँ या ना? तो अब सीधा बात है कि जो आपको दिख रहा है कि पहला वाला लाइन, जो ऊपर वाला लाइन लिखा गया है, ठीक है क्या? वो कंप्लीटली सर्कल के बाहर है। लाइन और सर्कल का कोई ना टच हो रहा है ना इंटरसेक्शन हो रहा है। दूसरा वाले केस में आप देखेंगे तो लाइन टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब छू के चला जा रहा है। और तीसरे केस में बकायदा लाइन कट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब कॉर्ड की तरह काम कर रहा है। क्लियर है क्या? अब हमको इतना बात पता है कि जब यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी है वो रेडियस कितनी है? आर के बराबर। कितनी है? आर के बराबर। तो यहां हम लिख देते हैं कि लेट आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। एंड एक पी लिखते हैं ना, पी जो है वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ ड्रॉप्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ गिवन सर्कल टू गिवन लाइन। जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे उसी के लेंथ को बोल रहे हैं। मतलब ये जो परपेंडिकुलर अगर आपको दिख रहा है तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ कौन है? पी। ये जो परपेंडिकुलर इसका लेंथ क्या है? पी। ये जो परपेंडिकुलर अगर रहा तो इसका लेंथ क्या है? पी। चमका या नहीं चमका? अब यहाँ पे तीन केसेस पॉसिबल है। केस नंबर 1 कि अब सीधा बात है कि पी और आर दोनों वैल्यू हमको पता है। तो केस 1 है कि अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन आर हुई, पी की वैल्यू क्या हो गई? आर से बड़ी हुई, तो इस समय क्या होगा? लाइन लाइज कंप्लीटली आउटसाइड द सर्कल। ठीक है? केस नंबर 2, अगर P की वैल्यू R के बराबर हुई, लाइन एक्ट्स एज टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है? और अगर मान लीजिए P की वैल्यू लेस देन R हुई, तो ऐसे सूरत में लाइन कट्स सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स।
and acts as chord to the सर्कल। समझ में आया क्या? तो अगर मतलब एक लाइन दे दे, एक सर्कल दे दे और आपसे बोले कि बताइए ये लाइन क्या है सर्कल के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, उस परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है, सर्कल का रेडियस मालूम है, कंपेयर करके देख लेना है। क्लियर है क्या? जो भी केस आएगा उसके करिस्पॉन्डिंग जो भी लाइन की बिहेवियर होगी सर्कल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। रिजल्ट नंबर 2 देख लीजिए। रिजल्ट नंबर 2 में आपसे पूछते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड देखिए क्या है। ये मेरा सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, और यूं करके सर्कल हो गया। ये मान लीजिए एक कॉर्ड है, ये ए और ये बी। तो जो ये कॉर्ड ए बी का लेंथ दिख रहा है, बोलिएगा यही कौन है? एलओसी, ठीक है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है क्या? अब सर्कल अगर मालूम है तो सर्कल का सेंटर आपको गिवन है, कंसीडर जनरल सर्कल माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है क्या? सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो बेसिकली क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बोलिए हाँ या ना? यानी एम और बी एम बराबर है, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपको वेल नोन है, दैट इज नथिंग बट रेडियस, रेडियस आर। पक्की बात है क्या? तो अब हम सीधे लिख सकते हैं क्या कि ए एम बराबर रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर। बोलिएगा ऐसा लिखने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है। अब ये सी एम क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। कई लौंडे इसको मॉड ऑफ माइनस एफ लिख देंगे, ये मॉड ऑफ माइनस एफ लिख देंगे। ऐसा ये एक एक्सिस थोड़ी है, अगर एक एक्सिस होता तब वो मॉड ऑफ माइनस एफ होता। बोलिए हाँ या ना? तो वो नहीं है मॉड ऑफ माइनस एफ। चमका या नहीं चमका? ये बेसिकली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। डन रहेगा क्या? तो अब लिखेंगे हम कि ए एम बराबर रूट ओवर ए सी इज नथिंग बट आर ए स्क्वायर। बोलिएगा, और माइनस मान लीजिए सी एम को हम क्या बोल रहे हैं? पी, तो पी ए स्क्वायर। पक्की बात है क्या? 100% अलाइंड हो आप? तो यहां से ऐसा आ जाएगा। आया ना? अब आपको चाहिए क्या? ए बी। क्या चाहिए? ए बी। हाँ या ना? तो ए बी कितना है? ट्वाइस ऑफ ए एम, यानी ट्वाइस ऑफ रूट ओवर आर ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। आया या नहीं आया? तो अगर कोई बंदा हमसे बोलेगा लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो उसका फॉर्मूला क्लियर रहेगा। अब कितना याद रखेंगे? ट्वाइस ऑफ रूट ओवर आर ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। डन रहेगा क्या? आर क्या है यहां पे? रेडियस ऑफ सर्कल, आर इज, और पी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेंटर टू द गिवन लाइन एक्टिंग एज कॉर्ड। हाँ या ना? याद रहेगा एकदम? लेंथ ऑफ कॉर्ड क्लियर है एकदम 100%? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। इसके बाद रिजल्ट नंबर 2 हो गया। देन कम्स इज रिजल्ट नंबर 3। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, ये देख लो एक बार। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा? आराम से देखो ध्यान से। मान लो ये सर्कल है, ठीक है साहब, एक पॉइंट है, यहां से हमने क्या किया? टेंजेंट डाल दिया। दिख रहा है ना? पेयर ऑफ टेंजेंट। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी। क्या पॉइंट ले लिया अपन ने? पी। और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं x1, y1। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। अब कोई पूछे ए और बी कौन है, तो ए और बी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वो पॉइंट जहां पे ये लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट एक्ट कर रहा है, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है ना? अब मुझे चाहिए क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब यही होगा पी ए, कि पी से लेकर के जिस पॉइंट से टेंजेंट डाला जा रहा है और जिस सर्कल के ऊपर पॉइंट पे टेंजेंट है, वो उन दोनों के बीच की दूरी को ही लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं।
डन रहेगा क्या? तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पी की दूरी को ही क्या बोलेंगे? एलओटी या फिर पीवी, पीए या पीबी, और पीए जितना होगा उतना ही पीबी होगा। ठीक है ना साहब? अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा सर्कल का सेंटर, ठीक है, दैट इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये पीसी है, ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री, बिना किसी शक के। ठीक है ना साहब? अब मुझे क्या चाहिए? लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना? तो एलओ टी अगर जो लिखा जाए तो वो है पी ए बराबर पी बी, हाँ या ना? तो अगर मुझे मान लीजिए पी ए लिखना हो तो पी ए मैं लिख सकता हूं बड़े आराम से, रूट ओवर पी सी ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ए सी बड़ा अच्छा चीज है, रेडियस आर, बोलिए हाँ या ना? ए सी इज नथिंग बट आर, रेडियस। ठीक है ना साहब? अब हम यहां से लिखेंगे कि पी ए बराबर पी सी, पी सी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो इसको हम लिख सकते हैं बड़े आराम से डिस्टेंस फार्मूला से, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर और y1 प्लस एफ का, ये कौन आया? पीसी, माइनस ए सी स्क्वायर इज आर स्क्वायर। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करें थोड़ा, तो जरा एक्सपेंड करके देखिए क्या आएगा ये, x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f y1, ठीक है, माइनस जी स्क्वायर, है ना, प्लस से। ठीक है, तो ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, होगा? अब जरा पीए देखिए क्या बचा, बोलिएगा आप, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, बोलते वक्त कुछ महसूस हुआ? कर्व के अंदर में डाला गया है बस x1 y1 को, पक्की बात है क्या? तो यहां से क्या लिखा हुआ है कि पी ए लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर रूट ऑफ जो कर्व है, कर्व क्या है? ठीक है, ये कर्व था, तो कर्व के अंदर में जिस पॉइंट से आप टेंजेंट डाल रहे हो उस पॉइंट को डाल दीजिए, बोलिए हाँ या ना? रूट एस वन। चमका या नहीं चमका? सिंपली, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना एक बहुत ही आसान काम हो गया या नहीं हो गया? कैसे निकालेंगे? जिस पॉइंट से टेंजेंट आप डाल रहे हो उस पॉइंट को उठा के सर्कल के अंदर डाल दो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? 100% अलाइंड है अपन, लिख लो इतना। बड़ा इरिटेटिंग आवाज आ रहा है, बंद करो।
हो गया। हो गया। बढ़े आगे। हो गया।
हो गया। तीनों रिजल्ट क्लियर है ना अपने को? एक और देखो, ध्यान से सुनना इसको ना। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ पॉइंट। बस नाम है, ऐसा मत समझना पॉइंट की पावर की बात। पावर ऑफ अ पॉइंट है ना, समझ में आ रहा है क्या? अभी पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है आप अच्छे से सुनिएगा जरा। देखिए, मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है साहब, ऐसे करके हमने क्या मान लिया, एक सर्कल, और ये रहा एक लाइन। ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? एक लाइन है एल, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं पी। क्या है पॉइंट? मान लीजिए पी, जिसकी कोऑर्डिनेट कुछ लिख ले रहे हैं एच कॉमा के, और इन पॉइंट्स का नाम दे दे रहे हैं जो इंटरसेक्शन वाली पॉइंट है वो क्या है, ए और बी, ठीक है, पी ए पी बी। डन ना? अब ध्यान दीजिएगा, कर्व तो मेरा सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये हमारा सर्कल एस है। बोलिए हाँ या ना? अब अगर कोई लाइन एल है, मान लीजिए उसका इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि उस पे एक पॉइंट मालूम है अगर आपको एच कॉमा के, तो क्या पैरामीट्रिक फॉर्म याद है अपने को, हम कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं उसके ऊपर। तो आर डिस्टेंस पे मुझे अगर किसी बेस पॉइंट पी एच कॉमा के से लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लिखना तो बड़े आराम से लिख सकता हूं, एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। याद आ रहा नहीं यार अपने को? तो एनी पॉइंट ऑन लाइन एल कैन बी considered as h plus r cos थीटा कॉमा, एकदम अलाइंड है, आप ले सकते हैं क्या? और अगर मैं a और b की बात करूं, किसकी? a और b की, तो a और b है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका? लाइन और सर्कल का। तो सिंपली लाइन और सर्कल को सोल्व कर दूंगा तभी मिलेगा मुझे। अरे हाँ या ना? फॉर ए एंड बी सॉल्व क्या? अच्छा ऐसा सोचिए जरा, लाइन तो है नहीं मेरे पास, लाइन है नहीं, बट लाइन के ऊपर मेरे को आर डिस्टेंस पे पॉइंट मालूम है। तो आर डिस्टेंस पे अगर पॉइंट मालूम है तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली पी पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ही ए है, यही ना? तो मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए पी पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे ए है, अरे हाँ या ना, और कुछ R2 डिस्टेंस पे बी है। 100% लाइन है। आप अब R1 डिस्टेंस पे मतलब ये जो लिखा हुआ है लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट यहां लाई कर रहा है, 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 आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इन हर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को रिजेंबल कर रही है, एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। तो ए और बी को भी रिजेंबल कर रहा है। अरे हाँ या ना, ए भी तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, बस उसकी खासियत क्या है कि वो लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है और सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा सेटिस्फाई करेगा किसको? तो फॉर ए एंड बी एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा सेटिस्फाइज। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? सेटिस्फाइज 1। पक्की बात है क्या? तो जब सेटिस्फाई करेगा तो उठा के डाल दो, तो डालो एक्स के जगह पे एच प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वाई के जगह पे के प्लस आर साइन थीटा का प्लस 2g एच प्लस आर कॉस थीटा प्लस 2f के प्लस आर साइन थीटा प्लस सम c बराबर 0। अगर इस इक्वेशन को आप थोड़ा अरेंज करने चलो तो ध्यान से देखना जरा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और यहां से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो सीधे आर स्क्वायर बन जाएगा। बोलिएगा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? फिर प्लस यहां देखिएगा 2 आर एच कॉस थीटा भी आएगा। अरे हाँ यार 2
एच आर कॉस थीटा, यहां से 2 के आर साइन थीटा, और यहां से 2 जी एच और 2 जी आर कॉस थीटा आएगा। बोलिए हाँ या ना। यहां से 2 एफ आर साइन थीटा आएगा। तो देख रहे हैं हम कि 4 ऐसे टर्म मिल रहे हैं जहां पे आर की मौजूदगी है। तो आर को अगर मैं कॉमन करना चाहूं तो यहां से क्या मिलेगा? सबसे पहले 2 एच कॉस थीटा इंटू आर, आर बाहर निकाल रहे हैं ब्रैकेट से, फिर यहां पे 2 के साइन थीटा, फिर यहां से 2 जी कॉस थीटा, यहां से 2f साइन थीटा टाइम्स ऑफ आर। कोई दिक्कत आपको? प्लस वहां से एच स्क्वायर, यहां से के स्क्वायर, बोलिएगा, प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस c बराबर 0, बराबर 0। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? बताइएगा। अब जरा इस इक्वेशन को देखें ना आप ध्यान से, क्या ये आर में एक क्वाड्रेटिक नहीं लिखा हुआ है क्या? कांट दिस इक्वेशन बी ट्रीटेड एज क्वाड्रेटिक इन आर? क्या ये क्वाड्रेटिक इन आर नहीं लिखा हुआ है क्या? क्वाड्रेटिक इन आर के पीछे देखिए अलजेब्रा इज समथिंग दैट, मतलब अलजेब्रा ज्योमेट्री आपको महसूस करना पड़ेगा अलजेब्रा को ज्योमेट्री के अंदर में। आप देखिएगा क्वाड्रेटिक इन आर आना ही था, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था उसको। क्यों? क्योंकि लाइन और कर्व का 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, और वो R1 R2 इसी के रूट है। मतलब कोई ताजुब वाली बात नहीं हो रही कि ये क्या आ रहा है, आना ही था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो R1 R2 इसके रूट है। डन रहेगा क्या? अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ही R1 R2 आया, सुन रहे ना मेरी बात को आप, हम थियरी ऑफ इक्वेशन लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक है तो। बोलिए हाँ या ना। तो अगर मैं यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखूं, क्या लिखूं? प्रोडक्ट ऑफ रूट R1 R2, तो वो C बाई ए आएगा, और C कितना है? एच स्क्वायर प्लस 2fk प्लस सम C अपॉन 1 आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यही आ रहा है बस। तो ये R1 R2 आया, आया या नहीं आया? अब ये बड़ा खास चीज हो गया। अगर इसको तुम देखो ध्यान से तो ये कुछ और नहीं लिखा हुआ, चलो आगे लिख देंगे, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है क्या? तो अब वही बात है कि पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट ph कॉमा k इज नथिंग बट मॉड ऑफ R1 R2। ये जो R1 R2 मतलब एक लाइन एक सर्कल, लाइन ने सर्कल को दो बिंदुओं पे कट किया, उसका उस P पॉइंट से दूरी देखे तो एक दूरी R1 है, एक दूरी, तो R1 R2 के प्रोडक्ट का मॉड ही कौन देता है हमको? पावर ऑफ अ पॉइंट। इसी का नाम दिया गया कि मॉड R1 R2 क्या है? पावर ऑफ अ पॉइंट। चमका या नहीं चमका? मॉड R1 R2, एंड दिस इज नथिंग बट कितना आ रहा है वो? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस c। और ये आप देखोगे ध्यान से तो कुछ और नहीं है बल्कि कर्व के अंदर में पॉइंट ph कॉमा k को डाला गया है, विच इज नथिंग बट S1। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? S1 हम वही लिख देते जब कर्व के अंदर में पॉइंट को डालते हैं। डन। इसी को क्या बोला जाता है? पावर ऑफ अ पॉइंट। अब इसकी अहमियत क्यों है? क्या ये टॉपिक IIT JEE एडवांस में लिखा हुआ है कहीं? ना। बात समझ में? आज मैक्सिमम बातें जो हम कह रहे हैं वो नहीं है, लेकिन नहीं हो के भी है, क्योंकि ये JEE का ही कॉम्प्रिहेंशन है। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4, फिर देखता क्या रहेगा एक रिजल्ट नंबर 5। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सब IIT JEE ने अपने कॉम्प्रिहेंशन में पूछा है। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग, अब इसके बेसिस पे बहुत एक से एक सवाल बनेगा। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, अभी हम क्या करेंगे, यहां पे हमने पावर ऑफ अ पॉइंट समझ लिया, अब हम अलग अलग केसेस करके देखते हैं जरा। जैसे मान लीजिए हम इसी में लेकर के आए पहला बात कि इफ पॉइंट P, if point P lies outside the circle, outside the circle, ध्यान दीजिएगा, if point P lies outside the circle, पहली बात ये हम कर रहे हैं। तो जब अभी तो देखा हम लोग, यही वाले तो बात देखे थे पिछले केस, अगर देखें हम जो हमने देखा अभी, उसमें यही देखा था कि भाई पॉइंट जो था P वो बाहर था, याद करिए। तो भाई यहां से आपने डाला था, ये P पॉइंट था, ये A था, ये B था, हाँ या ना दोस्त? अब मैं बोल रहा हूं P पॉइंट से
मैं अनगिनत लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। मैंने ड्रॉ करना चालू किया, मान लीजिए ये, और ऐसे ही एक खास लाइन बना दिया, छू के चला गया। नाम दे दीजिए इसका C, इसका D, इसका E, इसका F, और इसका नाम दे दीजिए T। ध्यान दीजिएगा, अभी बड़ा मस्त सा चीज हो गया। बस एक पॉइंट था, सुनिएगा पीछे क्या पढ़े हम, एक पॉइंट था, उससे एक लाइन ड्रॉ किया गया। वो जिन दो बिंदुओं पे कट किया, उन दोनों की दूरी का प्रोडक्ट, अरे हाँ या ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? कर्व के अंदर में जब पॉइंट को डालिएगा तो ये तो कांस्टेंट ही आएगा ना। यहां देखिए राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ वो तो कांस्टेंट ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वो क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक खास प्रॉपर्टी बना कि पी ए बराबर पीबी, सॉरी पी ए इंटू बराबर पीसी इंटू बराबर पीई इंटू, दिख रहा है आपको कुछ? हाँ या ना? एंड दिस शुड बी इक्वल टू, और आगे बढ़ गया, पीटी इंटू पीटी, पीटी इंटू पीटी। कोई दिक्कत है क्या? और ये सारी वैल्यूज किसके बराबर? मॉड R1 R2, या सिंपली हम कह सकते हैं S1 के बराबर। चमका या नहीं चमका? किसके बराबर? अब जरा ध्यान से देखिएगा इन दोनों को, यहां पे यहां से एक बात निकलेगी आपको, पीटी इंटू पीटी, दैट इज नथिंग बट पीटी स्क्वायर बराबर S1, हाँ या ना? यानी पीटी बराबर रूट S1। पीटी क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। चमका या नहीं चमका? डायरेक्टली ये रिजल्ट दिखा आपको। तो दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर रूट S1। चमका या नहीं चमका? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? व्हाट इज S1? वी शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग। S1 इज नथिंग बट, S1 इज वेयर, S1 इज कर्व के अंदर में पॉइंट P H कॉमा K को, ये ऑलवेज यही बात है ना, S1 इसी को बोलेंगे ना, ये जनरल नोटेशन हम फॉलो करेंगे पूरे कोनिक में। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो कर्व के बाहर लाई किया, मतलब सर्कल के बाहर पॉइंट लाई किया। तब अगर सर्कल के अंदर लाई करेगा तो क्या होगा? बड़ा वाजिब सा बात है गुरुजी, ये मॉड लगाने का शौक थोड़ी चढ़ा था। मॉड ही मॉड था, मॉड इसलिए था क्योंकि अंदर बाहर का ही खेला खेलना था। भाई बाहर रहेगा तो पॉजिटिव के साथ लिख दिया मैंने, प्लस S1 लिखा। अंदर रहेगा तो नेगेटिव के साथ लिखूंगा। चमका या नहीं चमका? बस तो इसीलिए लिखा है ना। तो अगर मान लीजिए ये लिखा हो तो नोट नंबर 2 यहां पे लिख सकते हैं कि इफ, अब ये देखिए इसमें और अच्छा सवाल बनेगा, इफ पॉइंट P lies inside the circle, if point P lies inside the circle, अगर पॉइंट P इनसाइड द सर्कल लाई करे। अभी देखिए कहानी क्या होगा। ये रहा हमारा सर्कल। मुद्दे की बात है कि जिस पॉइंट की अपन चर्चा करने जा रहे थे P, वो अंदर है इस पर। वो कहां है? अंदर है। अब क्या होगा? डालिए कॉर्ड, यही तो था नियम। अरे कॉर्ड मतलब लाइन ड्रॉ कीजिए P पॉइंट से, तो मैंने बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर दिया। अरे हाँ या ना? मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, बोलिए हाँ या ना? इस पॉइंट से एक बड़ा खास लाइन ड्रॉ होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा लाइन होगा ये कि PM1 और PM2 क्या होगा? बराबर होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? सर्कल के अंदर एक पॉइंट P था, मैंने कहा कि इस पॉइंट से पास करने वाला एक कॉर्ड बड़ा खास होगा। वो कॉर्ड कौन होगा? जो कॉर्ड P पॉइंट पे ही क्या हो रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहा होगा। अनंत लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, हमने कुछ चंद लाइंस इसमें ऐसे लिखे हुए हैं। डन रहेगा क्या? तो अगर आपको यहां पे लिखना हो तो वही प्रॉपर्टी P पॉइंट ये है ही है। अरे हाँ या ना दोस्त? तो क्या लिखोगे? अभी तो पढ़ाए हैं कि PA इंटू सेम बात PB बराबर PC इंटू PD, बोलिएगा बराबर PM1 इंटू PM2 बराबर S1, नॉट S1। ये तो मॉड R1 R2 और सर्कल के अंदर है तो माइनस S1। अब बोलोगे आपकी सर ऐसा क्यों? बड़ा सिंपल सा बात है। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो S1 ग्रेटर देन 0 कल पढ़ा चुका हूं, पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर्कल के अंदर कोई पॉइंट आएगा तो S1 की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तो वो माइनस S1 हमारा काम करके दे रहा है। अगर हम S1 लिख देंगे खाली यहां पे तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब बड़ा मुद्दा देखिए ना, PM1 PM2 बराबर है तो PM1 स्क्वायर बराबर नेगेटिव। ऐसा बड़ा अजीब सा बात है, दो लेंथ का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, ऐसा संभव? तो इसका मतलब वो माइनस लगा रहे हैं जो हम यहां पे, उसी माइनस के चक्कर में तो क्या हो रहा है? मेरा काम हो रहा है। बात समझ में नहीं आया? तो ये एकदम एकदम क्लियर हो गया पूरा का पूरा जब सर्कल के अंदर लाई किया तब। अब ध्यान दीजिएगा जरा,
यहीं पे जो ये बात लिखा है बड़ा खास बात लिखा है, PM1 PM2 हो गया ना। अब बहुत आराम से सुनिएगा, आपसे पूछता है इसमें एक बढ़िया सा बात कि लेंथ ऑफ, ये सवाल पूछा था जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ठीक है, ऐसे ही लिख दो, लेंथ ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट H कॉमा, अगर ये सवाल पूछे लेंथ ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट P H कॉमा K, क्लियर है क्या? तो वो यही वाला पूछ रहा है, ये सर्कल है, अरे हाँ या ना, मान लीजिए ये P पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये रहा P H कॉमा K, बाइसेक्ट हो रहा है मतलब ये और ये बराबर है, अरे हाँ या ना। तो अगर इसे M1 M2 बोल दूं मैं, तो P पॉइंट बाइसेक्टर है, मतलब P पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है वो, तो PM1 और PM2 क्या है? तो आपको गिवन है ये बात, क्या गिवन है? PM1 बराबर, हाँ या ना। और अभी आपको पता है कि किसी पॉइंट से पास करने वाले लाइन का जो डिस्टेंसेस होगा इंटरसेक्शन वाले पॉइंट का, अरे सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन M1 और M2 है, तो ये डिस्टेंस R1 है, तो ये डिस्टेंस R2 है, तो R1 इंटू R2 कितना होगा? S1 के बराबर होगा, माइनस S1 के बराबर, क्योंकि पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। तो अल्सो मतलब PM1 इंटू PM2 की वैल्यू कितने के बराबर, हाँ या ना। तो ये चीज जब यहां डालोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, PM1 स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, बराबर माइनस S1 आएगा नहीं है दोस्त। तो यहां से PM1 बराबर रूट ओवर, अब कई लौंडे ऐसे होंगे जो खड़ा हो जाएंगे मार्केट में कि रूट के अंदर नेगेटिव क्या कर रहा है, वो नेगेटिव नहीं होता तब नेगेटिव है, उस नेगेटिव के चक्कर में ही पॉजिटिव है, बोलिए हाँ या ना। तो हमें चाहिए क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड, लेंथ ऑफ, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड तो क्या है M1 M2, लेंथ ऑफ कॉर्ड तो क्या है M1 M2, तो जो हमें रिक्वायर्ड है वो कौन है, M1 M2, बोलो। एंड व्हाट इज M1 M2, ट्वाइस ऑफ PM1, हाँ या ना, यानी ट्वाइस ऑफ रूट ओवर माइनस S1, सच अ ब्यूटी, क्लियर है क्या, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर माइनस S1, बात समझ में आ रही है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट, कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट दे देंगे आपको और बोलेंगे इसका कॉर्ड लेंथ लिखिए, समझ में आ रहा है क्या? तो कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट का भी लेंथ इस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नोट नंबर 3 कि अगर मान लीजिए पॉइंट लाई कर जाए सर्कल के ऊपर, सर्कल के, तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है कि H कॉमा K सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, बराबर 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हम यहां पे सीधे लिख सकते हैं नोट नंबर 3 करके कि पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 for point P lying outside, inside and on the circle respectively। चमका या नहीं चमका? तो क्लियर है पूरा पावर ऑफ अ पॉइंट, लिख लो। पावर ऑफ अ पॉइंट, जैसे कोई बोल रहा है पावर ऑफ अ पॉइंट, ध्यान से सुनना, पावर ऑफ अ पॉइंट, तो तुम उससे पूछ नहीं रहे हो ना कि पॉइंट कहां, तुम बोल रहे हो कि वस्तु से बड़ा पॉइंट। अब पॉइंट सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, सर्कल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि पावर ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 R2। वो R1 क्या है, R2 क्या है? तो P पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ किया गया उसने A और B पे कट किया, तो PA R1 हो जाएगा, PB R2 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा मॉड R1 R2। अगर मैं बोल हाँ मॉड R1 R2 बोलो, हमेशा पॉजिटिव होगा ना, दो लेंथ का प्रोडक्ट है वो, तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। और अगर सर्कल के ऊपर रहेगा तो 0 आएगा, सिंपल।
हो गया। बढ़िया आगे। हो गया।
इज इट डन? अच्छा ये भी है ना, लिखो जल्दी से। डन। बताओ। ये तो सिंपल बात है ना, क्या कंफर्म करना चाह रहे हो बताओ इसमें। फिफ्थ है कि सिक्स्थ? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बार, फिर से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर वही -g, -f है। ये चलिए ना, -g, -f तो जनरली हो जाएगा ना, आप h, k मान लो। सेंटर क्या मान लिया जाए? h, k ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है आपको ना। एक पॉइंट लेते हैं हम, लेट अस से उस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग पॉइंट P। क्या बोल रहे हैं? पॉइंट P। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट P से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कैसा है? थीटा है। इंक्लूडेड एंगल कैसा है? थीटा। क्लियर है क्या? तो अगर मैं इस PC को ज्वाइन करूंगा, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, किसको? PC को, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। अरे हाँ या ना? ये भी θ/2, ये भी θ/2। ये टोटल कितना था? थीटा मान लो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 100% अलाइंड हो आप? अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। अब अगर मैं PC देखूं, क्या देखूं? तो जैसे यहां पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं, सीधे तौर पर देख सकते हो आप कि A एंड B आर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, A एंड B आर पॉइंट ऑफ। तो ट्रायंगल PAC को देखो जरा, कौन सा? इन ट्रायंगल PAC अगर मैं sin θ/2 लिखूं, क्या? तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? AC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज PC। AC इज नथिंग बट रेडियस, हाँ या ना? तो R अपॉन PC। तो यहां से क्या मैं PC बराबर R अपॉन साइन θ/2 लिख सकता हूं क्या? ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? कॉजिक। तो R कॉजिक θ/2, बोलिएगा। PC बराबर R कॉजिक θ/2। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। PC बराबर कितना आ जाएगा? R कॉजिक θ/2। PC क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? P और C, P और C।
बोलिए हाँ या ना। अब ध्यान से देखिएगा, P कोई मूविंग पॉइंट है। P क्या है? क्यों मूविंग पॉइंट है? P बेसिकली मैं एक ऐसा पॉइंट बना हूं जहां से जो दो टेंजेंट डाले जाएंगे उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का इंक्लूड एंगल कितना होगा? थीटा होगा। बस इतना ही मैंने बोला है। तो P इज नथिंग बट वेरिएबल पॉइंट। P क्या है? वेरिएबल पॉइंट। एंड C कैसा पॉइंट है? फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर है सर्कल का, गिवन है, तो दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड पॉइंट। तो PC क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अ वेरिएबल पॉइंट एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। अरे बोलिए हाँ या ना। PC क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अ वेरिएबल पॉइंट एंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड दैट इज हाउ मच? देखिएगा, रेडियस फिक्स्ड है, अगर थीटा फिक्स है तो थीटा बाई 2 फिक्स्ड है, और थीटा बाई 2 के करेस्पॉन्डिंग कॉजिक वैल्यू भी एक फिक्स्ड ही देगा, मतलब ये भी क्या है? कांस्टेंट है। अरे हाँ या ना। इसका मतलब ये लिखा क्या हुआ है कि PC इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सुनिएगा, PC इज इक्वल्स टू, मतलब अ वेरिएबल पॉइंट P moves in such a manner that its distance from a fixed point C is always constant. The locus of point P is called as circle. चमका या नहीं चमका? Then such a case is locus of point P is called as, so locus of point P drawn tangents from which includes an angle theta is a concentric circle with given circle having its radius h r cosic थीटा बाई 2। तो बहुत स्पष्ट आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए, खुल के बात कर रहे हैं, पक्की बात है क्या? लोकस ऑफ P क्या आ जाएगा? r cosic थीटा बाई 2 रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब बेसिकली P पॉइंट इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होगा। गौर करके देख लीजिए आप, क्लियर रहेगा? मतलब इस P पॉइंट, मतलब अब सीधा बात है कि अगर कोई पॉइंट यहां भी होगा और यहां से ऐसे करके अगर दो टेंजेंट ड्रॉप कर दिए जाएं, सुनिएगा, इनके बीच का इंक्लूड एंगल कितना है? थीटा है, तो ये P पॉइंट की अलग लोकेशन होगी। चमका या नहीं चमका? यहां से अलग लोकेशन होगी, यहां से अलग लोकेशन होगी, अलग अलग पॉइंट। चमक गया क्या? तो इस P पॉइंट का, तो अगर आपसे कोई बोले कि एक पॉइंट है यार, है ना, वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट डाला गया, पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का इंक्लूड एंगल थीटा है, तो बताओ ये P पॉइंट का लोकस क्या है? तो सीधे बोलोगे सर्कल। कैसा सर्कल? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। किससे? गिवन सर्कल से। चमका या नहीं चमका? तो जो ये लोकस आया है, लोकस ऑफ P, बोलिएगा, लोकस ऑफ P, ये क्या आया है? देखिए ध्यान से, अब इक्वेशन लिखिए। अरे भाई PC रेडियस नहीं है क्या इसका? तो सेंटर कितना है? h कॉमा k, तो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r कॉजेक थीटा बाई 2, ये तो रेडियस है, का होल स्क्वायर। चमका या नहीं चमका? 100% अलाइंड है आप? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? अब इसी में एक स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां से किसी सर्कल के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। कैसे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। बोले तो कि ये मेरा सर्कल है एक, ठीक है क्या, और जो टेंजेंट डाला गया इस P पॉइंट से, दिस टेंजेंट्स हैव अ ब्यूटी इन देम दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चमका या नहीं चमका? अरे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? तो ये बात तो हमने निकाल लिया कि गुरु जी अगर थीटा ही होता, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, तब भी लोकस तो क्या आना था? एक सर्कल ही आना था। अलाइंड हो या नहीं हो? तो थीटा इस पर कितना है? 90 डिग्री। यहां तो सेंटर है सर्कल का, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो भाई? ये सेंटर कितना दे रखा है? h कॉमा k,
पक्की बात है क्या? तो इस बारी अगर देखा जाए इस सर्कल की, जो छोटा वाला सर्कल है, इसका रेडियस अपन को पता है कितना है, मान लीजिए आर के बराबर है। हाँ या ना दोस्तों? कोई दिक्कत है क्या? क्या सो रहे हो बे? ये सब सुनो, मैंने अफसोस का बात है यहां भी और बाहर भी बड़ी कम लोग को आता है ये सब जो हम बोल रहे हैं। भी रट लोगे, लिखा है किताब में, रट ही पाओगे फिर। अब समझ में नहीं आ रहा है तो सुनो, बढ़िया सुनोगे तो मजा आएगा तुमको। मजा लोगे तो आज का लेक्चर का ऐसा है कि खाली मजे है, इसमें कुछ है ये नहीं है, और मैंने लगेगा कि मैथ है ये नहीं है, ये सब खाली मजा है, गुदगुदाएगा। तो जिसको गुदगुदी होगा उसको नींद नहीं आएगा, जिसको नींद आ रहा है उसको गुदगुदी नहीं हो रहा है, और जिसको गुदगुदी नहीं हो रहा वो सारा शिथिल पुरुष है। तो मामला खराब है फिर तो वहां पे। आपको गुदगुदी नहीं हो रहा है तो आप तो तिल मिला गए हैं फिर। आप मतलब ताजुब होता है मुझे, यकीन मानिए मेरा, मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं और कोई सूझ जाए। अब मानने लगा हूं। बात समझ में रहे क्या? अगर जैसे ही इसकी संख्या 1% भी अगर आ गई ना, उस दिन मैं पेन डाउन कर दूंगा। आप समझ रहे हैं क्या? जिस दिन मुझे ऐसा लगने लगा, मतलब मैं एकदम डे वन को जिस दिन हम कलम पकड़े थे तो खाली पैसा कमाने के लिए नहीं पकड़े थे, एकदम स्पष्ट बात बता रहे हैं। सेकेंडरी था वो, प्राइमरी एक ही ऑब्जेक्टिव था। उसी दिन हम अपने आप को एकदम वचनबद्ध है कि कलम उस दिन छोड़ देंगे, पढ़ाना उस दिन छोड़ देंगे जिस दिन हम किसी पे बोझ बन जाए। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब जब बच्चे को बोझ लगने लगे, हम कह रहे साला कैसे झेलें उनको, तो हम छोड़ देंगे और वो हमको रियलाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो पढ़ा रहे तो सुन तो सूत रहे हो तुम बीच में। सॉरी वॉरी से कुछ होता है? सॉरी से तो कुछ होता ही नहीं है। सर एक बार और सूत जाएंगे, वही होता है। सॉरी वॉरी सेकेंडरी है। इफ थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब if mutually perpendicular tangents are drawn from a point P to a given circle S, then locus of point P is a concentric circle with the given circle having radius r cosec theta by 2 के जगह 90 by 2. Are you getting my point or not? तो if locus of P, P कौन है भाई? drawn tangents from which are mutually perpendicular, ठीक है ना, is a concentric circle with given circle with given circle having a center h comma k, concentric circle with given circle and radius r cosec थीटा की जगह पे 90 by 2, that is r cosec 45 डिग्री, that is nothing but √2r, यही ना? √2r पक्की बात है क्या? that is मतलब √2 टाइम्स रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। हाँ या ना? चमका या नहीं चमका? In this case, locus of P is called as director circle. क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टर सर्कल एक नाम दिया जाता है। क्लियर है क्या? तो अब जब कभी भी डायरेक्टर सर्कल सब दिखेगा तो डायरेक्टर सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किया जा सके। किसके ऊपर? गिवन कर्व के ऊपर। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही नहीं है, एकदम याद रखिएगा। यहां सर्कल है, जैसे जब सर्कल पढ़ रहे हैं आप तो सर्कल का डायरेक्टर सर्कल कौन है? ये है, सर्कल है।
बोलिए हाँ या ना। पैराबोला पढ़िएगा तो वहां डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही नहीं दिखेगा, नाम वही रहेगा बट वो सर्कल नहीं दिखेगा। डायरेक्टर सर्कल बस आपको यही याद रखना है कि डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ सच पॉइंट फ्रॉम विच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ गिवन कर्व। चमका या नहीं चमका? तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि भाई डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर इज द locus of all such points from which mutually perpendicular tangents can be drawn to। अब सर्कल की बात करें तो फिलहाल में यही लिख देंगे गिवन सर्कल। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये गिवन सर्कल है तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, हाँ या ना बेटू? मतलब ऑल्दो मतलब ये बाद में बनाना था लेकिन हम पहले बना रहे हैं इसको, ठीक है। और यहां से ऐसे टेंजेंट डाला गया, दिस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, ये ड्राया गया, मान लीजिए दिस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। चमका या नहीं चमका? मान लो यहां है, ये टेंजेंट डाल दिया गया, समझ में आ रहा है क्या आपको? दिस टेंजेंट्स हैव अ ब्यूटी दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चमका या नहीं चमका? दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल। यही कौन है? डायरेक्टर सर्कल। पक्की बात है क्या? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, गिवन सर्कल का सेंटर इज h कॉमा k। ये सर्कल कैसा है? गिवन सर्कल। ये सर्कल कैसा है? गिवन सर्कल। इसकी इक्वेशन क्या है? x माइनस h का y माइनस k का बराबर, याद रहेगा बाबू? डायरेक्टर सर्कल x माइनस h का y माइनस k का बराबर √2 टाइम्स रेडियस का। चमका या नहीं चमका? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मतलब इसी इक्वेशन को अपन चाहें तो यूं लिख सकते हैं, बराबर। चमक गया क्या आपको पूरा? 100% अलाइंड है आप? तो यहां पे हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं कि डायरेक्टर सर्कल इज अ concentric circle with given circle, with given circle, ठीक है ना? and has and having radius as √2 times radius of given circle। एकदम क्लियर हो गया ये रिजल्ट नंबर 5। तो रिजल्ट नंबर 5 में दो बात याद रखा, एक सर्कल है, एक पॉइंट है। पॉइंट बाहर है ऑब्वियसली, टेंजेंट डालना है तो अंदर से टेंजेंट डाल सकते हैं क्या? नहीं ना, बाहर ही है तो बाहर है। अब टेंजेंट डाला गया, एक बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट डाल दिया हमने, पेयर ऑफ टेंजेंट। उन पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का इंक्लूड एंगल थीटा है, इंक्लूड एंगल, तो वो पी पॉइंट एक कर्व पे लाई करेगा, वो कर्व बड़ा खास कर्व होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब जो ओरिजिनल सर्कल था गिवन सर्कल, उसी का सेंटर रखेगा, बोलिए हाँ यार, और रेडियस रखेगा r cosec थीटा बाई 2, r cosec थीटा बाई। पक्की बात? अगर वो थीटा खास हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो अब की बार लोकस को बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। लोकस को क्या बोलेंगे? मतलब डायरेक्टर सर्कल इज अ कर्व फ्रॉम विच, डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा कर्व है जिसपे लाई कर रहे हर एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाला जाए तो वो टेंजेंट्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। चमक गया या नहीं चमक गया? पूरा बात अलाइंड है आप? चलिए डायरेक्टर सर्कल हो गया, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत है यहां तक? देन कम्स इज रिजल्ट नंबर 6। अब छोड़ दीजिए रिजल्ट नंबर 6, अभी टाइम लगेगा उसमें, आधा घंटा टाइम है नहीं, गड़बड़ा जाएगा जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये देखिए शीट दिखाइए जरा स्ट्रेट लाइन का, एक बार देखिए। बताइए प्रारंभ में कुछ कुछ। प्रारंभ में क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा हूं, बताते जाइए सीधे। 1 से लेकर के 5 के बीच में कोई डाउट? 6 से लेकर के 8 में? क्वेश्चन नंबर 6 से 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10,
A straight line moves so that sum of reciprocals of its intercept on two perpendicular constant then line passes through. लोकस निकालना है साहब, बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट लेक्चर कल क्वेश्चन कराएंगे ये वाला सेम टू सेम, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, बहुत बढ़िया। 16, 17, 18, 19, गुड। 20 से 25 हम देख रहे हैं ना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप रहेगा क्वेश्चन एकदम पूरा का पूरा। 26, 27, बहुत बढ़िया। 28, 30, 29 से 32, given the family of line this the line of the family situated at the greatest distance from, ये क्या है? तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो तो वही तो होगा, ऑब्वियस सा बात है। दो लाइन दे रखा है, तो जब दो लाइन दे रखा है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल ही जाएगा। बोलिए हाँ या ना, दोनों को सोल्व कर दीजिएगा तो। और एक पॉइंट आपको दे ही रखा है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वही होगा, और क्या बात है? अरे हाँ या ना। नेक्स्ट बताइए। 33, 34, 35, 36, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंट, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। उस समय उस कोना में बैठे हुए थे तुम उस दिन वहां पे, और तुम इधर उधर ऐसे तिल मिला रहे थे, पगला जैसे गजनी टाइप कर रहे थे जब हम पढ़ा रहे थे टॉपिक। डायरेक्ट फॉर्मूला है आई गेस, याद रहा आप लोगों को? पढ़ाए हैं हम एक रिजल्ट आप लोगों को कि भाई अगर हमारे पास कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एंगल बाइसेक्टर को कैसे लिखा जाए, याद आ रहा है आपको? डायरेक्ट रिजल्ट था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस बी बराबर एक्स वाई अपॉन एच। डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्मूला है। देखिए कॉपी खोलिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए कहां लिखा हुआ है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगुलर बाइसेक्टर देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगुलर बाइसेक्टर देख लीजिए। पोशल खोलिए, पोशल। पहुंच ही नहीं पा रहे हैं आप कॉपी में, रिवाइज करते तो एक बार में निकाल देते। देख लिए उसमें एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में? देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, डब्बा में भी घेरवा के लिखा होगा, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स वाई अपॉन एच। बन जाएगा? आप श्योर हैं? आप ट्राई करेंगे? अरे पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ट्राई क्या करेंगे जी? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 लिखा हुआ है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काम खत्म हो गया। और उसका एंगुलर बाइसेक्टर लिखना है, कंपेयर कीजिए, वैल्यू डालिए। ए की वैल्यू कितनी है दोस्त? √3। बी की वैल्यू कितनी है? अरे हाँ या ना, बस लिखिए अब आगे। सैंतीस, 38, 39 अटेम्प्ट किए कि नहीं किए हैं? तुम टिक नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया क्या? किए ना। 40, 41, 42, 43, 44, 45, गुड। 46, 47, 50, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये किसका है शीट? ये तुम्हारा है। इसमें आंसर पे टिक मत मारो, मतलब आप लोग टिक विक क्वेश्चन बनता है उस पे मारा करो, कौन फंसा कौन बना, क्वेश्चन नंबर जहां लिखा होता है। अगर आप ऑप्शन पे टिक मार दीजिएगा तो आपको यूज करना पड़ेगा जब दूसरी बार, तो कैसे करिएगा? मतलब आपको मान लो इसको रिवाइज करना है, अब आप रिवीजन में और विजन में फर्क नहीं समझते, इसी के चलते गड़बड़ होता है टेस्ट में नंबर वगैरह। टेस्ट के नंबर को ऑप्टिमाइज करने के लिए एकदम क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लीजिए मेरा माइलस्टोन टेस्ट है 15 तारीख को, तो मैं एकदम 1 से लेकर के 13 तक नॉर्मल मोड में रहूंगा। 14 तारीख को मैं अपना शीट उठाऊंगा, जो जो चैप्टर आ रहा है, एकदम फिक्स रूल रहता है, यही करना है। 14 को हमने अपना शीट उठाया, सीट की कॉपी उठाई, पहले तो नोट्स रिवाइज कर लेंगे, वो खटखट होना चाहिए तुरंत। उसके क्वेश्चन जो पहिया वाले थे उनको फिर से सोल्व कर लिया। मॉड्यूल उठाना चाहिए सबसे पहला काम। मॉड्यूल उठाए, क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 1 प्रारंभ खोले, प्रारंभ खोले तो उसमें गोला मारा होगा कि क्वेश्चन नंबर जैसे 10 पे गोला मारा हुआ है कि 10 मेरे से पहली बार में नहीं बना था। 17 नंबर पे गोला मारा हुआ है, मान लीजिए 22 पे गोला मारा हुआ है और 50 पे गोला मारा हुआ है। मतलब यही 4 क्वेश्चन है जो आप सब पहली बार पढ़े थे और पहली बार अटेम्प्ट किए थे तब भी आपसे। तो मतलब ये वो था जो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट डेवलप नहीं हो पाया था इस सवाल के प्रति। तो आफ्टर सम टाइम जो नेचुरली अपना नहीं होता है वो सम टाइम के बाद खो जाता है। तो अगर हमने रिवाइज नहीं किया है इसका मतलब ये खो गया होगा। तो जब सेकेंड अटेम्प्ट में हम देखेंगे इनहेंस्ड स्किल्स के साथ,
तो अगर बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना तब भी हमने सॉल्यूशन देखा, फिर से सीख लिया उसको। तो ये 4 क्वेश्चन से पूरा एक्सरसाइज रिवाइज हो गया। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 2 पे पहुंचे, प्रबल पे। जो पहली बार में बन गया था वो जिंदगी के मरते दम तक बनेगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आता था आपको, उसमें कॉन्सेप्ट आपने फेड करना सीख लिया। जो 12 क्वेश्चन आपको डाउट हुआ था पहली बार में, उसको घेर के रखिए, दोबारा बनाइए, सॉल्यूशन देखिए, फिर डाउट है फिर पूछ लीजिए। ऐसे करके हमने 3 चैप्टर आ रहा है, 4 चैप्टर आ रहा है, सबके शीट रिवाइज कर लिया, सबके नोट्स रिवाइज कर लिया। एंड देन कम्स इज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में भी सेम स्टेट होता है, जो पहली दफा बन गया था वो बन ही गया था। जो जो फंसा हुआ था उन सब क्वेश्चन को देख लिया, टाइम है सोल्व किया, नहीं टाइम है क्वेश्चन देखा, बोला अच्छा इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, बगल में कॉपी है सॉल्यूशन लिखा हुआ, मैच करके देखा कि जो बोल रहा है वही करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो जो करना है वो कर लिया, दिमाग पर चढ़ा लिया। एंड अकॉर्डिंगली आपको अप्रोचेज बढ़ना चालू होगा। दिस इज हाउ, क्या हम ये कर रहे हैं? अगर ये हम कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट करें कि पिछले टेस्ट से हमारा नंबर अगले टेस्ट में बढ़ेगा, और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि विजन मतलब होता है दायरा फैलाना, और रिवीजन मतलब होता है समेटना। फैलाना एक चीज है, समेटना मेन चीज है। फैला करके तो सब कोई रखा है, चैप्टर पढ़ाते वक्त किसको नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल, ये मामूली चैप्टर नहीं है, हाड़ हिलाने वाला चैप्टर है अगर ढंग से ना समझाया सके। लेकिन आपको समझाया गया और आप समझ गए, 70-80% तो सबको समझ में आ रहा होगा, ईच एंड एवरी वन आ रहा है ना। ये मेरी काबिलियत है, इसमें आपका कुछ नहीं है, एकदम फ्रेंकली स्पीकिंग। वो 70-80% आने आए आपको इसलिए क्योंकि वो हम सिखा रहे हैं तो आपको सीख रहे हैं। अब ये 70-80% आप हमको सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे, ये आपकी काबिलियत है। आपको सीखना ऐसे है कि आप सामने वाले को सिखा दें। जिस दिन इस तरीके से आप सीखना चालू कर देंगे, उस दिन मान के चलिए कि आपसे क्वेश्चन नंबर बढ़ना चालू हो जाएगा, आप सवालों में गलतियां कम करना चालू करेंगे। रिवाइज और क्या किया जाता है, पहले हमने नोट्स रिवाइज किया, शीट रिवाइज किया, पीवाईक्यूज रिवाइज किया। अब हम पुराने पेपर उठाएंगे और अपनी एनालिसिस वाली कॉपी उठाएंगे। हम में से पूरा भरोसा है कि डायरी में भी एनालिसिस नहीं होगा हमारे, हमको एनालिसिस की डायरी होनी चाहिए बकायदा, उसमें हर पेपर का PT1 अब लिखा होना चाहिए। PT1 में क्वेश्चन नंबर 13 हमसे गलत हुआ था, उस गलत होने का कारण क्या था? क्या मैं कॉन्सेप्चुअल एरर किया हूं? क्या मैं पेपर में कैलकुलेशन एरर किया हूं? मैंने क्या किया था? हर पेपर के साथ उसका एनालिसिस लिखा होना चाहिए, एकदम लिखा होना चाहिए। मैंने देखा जो जो पेपर में मेरे से गलती हुई है उन सारे क्वेश्चन को मैंने रिवाइज किया, थोरोली फिर से सोल्व किया। मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, जो गलत हो गया, जो डाउट हो गया, जैसे डाउट पूछे आप क्वेश्चन नंबर फलाना, हम आपको बताएंगे, आप जाकर के उसको ही नहीं लिखिएगा, बाकी जो बन गया उससे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। जो आपसे फंस रहा है वही तो असली खेला है, और उसी पे हम इंफेसाइज नहीं करते। पेपर हो गया, टेस्ट में नंबर 182 आया, मान लीजिए 182 तक तो आपका था, आपने नया क्या बनाया वो मैटर करता है, और 182 प्लस एनीथिंग जो आप ऐड करेंगे उसी के चलते अगले टेस्ट में आपका नंबर बढ़ेगा। जैसे जिम कभी आप करेंगे तो जिम का भी एक रूल है। मान लीजिए जिम मत करिए आप घर पे एक काम करिएगा, आप ना सुबह उठ के डिप्स मारना चालू करिए, ये जो अपन पुशअप करते हैं। आप 20 पुशअप तक थकते नहीं हो तो 20 पुशअप आपके बॉडी को कोई कंट्रीब्यूशन देगा ही नहीं। आप पुशअप लगाने चालू किए, आपने खटखट 20 मार लिया, अब 21वें से आपका हालत खराब होने लग गया, अब आपने 21 मारा, 22 मारा, 23 मारा। अब जब आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होना चालू हो गया और उसके बाद आपने जितना एक्स्ट्रा पुशअप मारा, दैट एक्स्ट्रा पुशअप विल कंट्रीब्यूट एक्चुअली टू योर बॉडी, बिकॉज उससे पहले आपके बॉडी स्ट्रेस में ही नहीं थे। वो मॉलिक्यूल्स जो गेन होने वाले थे, जिनको गेनर मिलने वाला था, जहां पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था, वो तो एक्टिवेटेड ही नहीं थे। वो 20 पुशअप के बाद एक्टिवेशन में आए, उसके बाद आपकी सांसें तेज हुई, वहां से असली गेन चालू होगा, और वहीं पे मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं। दैट्स वाई नेचुरल टेंडेंसी के साथ हम अपनी बॉडी बिल्ड नहीं कर पाते, तो हमें क्या लेना पड़ता है? प्रोटीन, फलाना, दिस दैट, अलग चीजें हमें लेनी पड़ती है। तो एकदम सिंपल सा बात है, वही जहां तक हो गया साधारण से, वहां तक खेल ही नहीं है। खेल हमेशा उसके बाद है जहां आपका फंस रहा है, ऑलवेज एंड ऑलवेज, और कभी नंबर नहीं बढ़ेगा। दुनिया का कोई शख्स, दुनिया का कोई ताकत आपका नंबर नहीं बढ़ा सकता जब तक आप रिवीजन के इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे। एकदम सिंपल सा बात है। देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, एंड रिवीजन इज री प्लस विजन। Those things which has gone through your eyes once, they should only come when you are revising. Many people are in the habit कि हम रिवाइज किसी और चीज से करेंगे, पढ़ेंगे किसी और चीज से, that is not going to give you optimum output। एकदम बहुत बेसिक सेइंग है,
मतलब आप बचपन में पढ़े होंगे कि 100 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए, और वही ट्रूथ है। दिस इज हाउ इट गोज, दिस हैज बीन वेल रिसर्च्ड। बहुत रिसर्च के बाद इसको मतलब बहुत ज्यादा टीम बड़ी बड़ी लग करके मॉड्यूल लिखा गया, इसमें हमने घंटों गुजारे हैं अपने इसके क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करते वक्त, लिखते वक्त, दिमाग लगाते वक्त, कौन सा क्वेश्चन उठाया जाए, कौन सा छोड़ दिया जाए, किससे सारा कुछ कवर होगा, किससे क्या दिक्कत बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो बने ही ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो तुरंत बने, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा मेहनत करना पड़े। 10 एक चीजें डाल करके सिंक्रोनाइज किया गया, बहुत एफर्ट डाल के इसको लिखा गया था। तो हमको ध्यान रखना है कि इसका हम फायदा उठाएं ऑब्जेक्टिवली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं तो उसको हम करें। क्वाड इक्वेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें जो इक्वेशन पढ़ाया गया था वो हमें आज के डेट में सोल्व करने आना चाहिए। इतना हमारा रिवीजन होना चाहिए कि हमको हर छोटा चीज याद है, थोरोली हमको याद है। सर हमको ये मत बोलो, आप बोलो कि पेपर देना है, हाँ आई एम रेडी फॉर इट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग मी 7 एडिशनल डेज जहां पे मैं रिवाइज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तब जाकर के गेम होना चालू होगा। नंबर नहीं बढ़ रहा है उसके पीछे आपका सब्जेक्ट खराब होना नहीं रीजन है। अब ये रीजन है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, या रिवीजन कर भी रहे तो आपको रिवीजन करने नहीं आ रहा। रिवीजन करने का मतलब होता है बच्चा सोचता है नोट्स पढ़ लूं हो गया रिवीजन। वो बोर्ड्स थोड़ी है। बोर्ड्स के परीक्षा में ऐसा होगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 बात लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग। यहां तो क्या है कि 2 बात नहीं, एक छोटी सी भी गलती आपको -1 दे जाएगा, जो आपके पास था वो भी आपका ले जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब शीट बनाएं तो इसमें आंसर्स मार्क ना करें, क्योंकि आंसर जब सामने दिखेगा तो हम रीअटेम्प्ट कैसे करेंगे? Are you getting my point or not? And there should be a fixed kind of coding that you have to do in the sheet. आपको एक फिक्स्ड कोडिंग करनी है कि एक घेरा मार दिया हमने पहली बार जब डाउट हुआ था। जब दूसरी बार आप अटेम्प्ट करने गए थे सवाल को, उसी सवाल को, फिर भी अगर उसको डाउट हो गया तो मार्क तो डबल घेरा। तीसरी बार भी डाउट हो जाए, डबल घेरा, ट्रिपल घेरा मार दीजिए। ऐसे आप क्वेश्चंस का कोडिंग कर लीजिए, और जो सवाल बन गए आपसे उस पर टिक भी करने का कोई आवश्यकता नहीं। कई बच्चों को होता है कि टिक करना कॉन्फिडेंस देता है, तो ले लीजिए कॉन्फिडेंस, टिक करिए, बट डोंट टिक ऑन द आंसर्स, करेक्ट ऑप्शन। टिक जस्ट ऑन द क्वेश्चन नंबर 44 है तो 44 पे टिक लगा दी। आपको अगर मजा आ रहा है, जैसे मजा आता है कट कट कट, बन गया साला, बन गया साला, इसके चक्कर में आता है कॉन्फिडेंस, थ्रिल देता है वो, लो थ्रिल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट डोंट टिक द आंसर, बिकॉज आपका एक पर विजन से नहीं होगा, यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, और नहीं करोगे तो फिर गेम खराब होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बिकॉज ऐसा ही है, मतलब इट गोज लाइक दिस ओनली। वी हैव बीन, मतलब आज भी लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर में, जिस दिन आपका लेवल मेरे से ज्यादा सवाल सोल्व करने का होगा टाइम बाउंड में, उस दिन आप अच्छा करना चालू करेंगे। एकदम दिमाग में फिक्स रखिएगा। मतलब मैं ज्यादा सवाल जब तक बताते रहूंगा तब तक समझिए कि हम रैंक 1 टाइप नहीं बन रहे हैं, रैंक 100 के अंदर नहीं जा रहे। आपको मास्टर से फास्ट होना होगा। हम लोग एकदम सिंपल बात रखते हैं दिमाग में कि अगर एडवांस के परीक्षा में 1 घंटे में 70% मैं सोल्व कर दूंगा तो मेरा बच्चा 80% 82% सोल्व करना चाहिए, तब जाके गेम बनेगा। 90% सोल्व करना चाहिए। आप हमेशा ज्यादा सोल्व करोगे, आप ज्यादा टच में हो, आप रोज कैलकुलेशन करते हो, मैं रोज नहीं करता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट्स व्हाई इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू थिंक, रीथिंक अगेन एंड अगेन, कि हमें अपने अप्रोच को बदलना होगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क। IIT JEE जैसा एग्जामिनेशन कभी हार्ड वर्क का था ही नहीं। दिस एग्जामिनेशन इज ऑलवेज अबाउट स्मार्ट वर्क, how smart you are. 6 hours for consistently 730 days is more than sufficient to crack any possible rank that you could imagine in IIT JEE Advanced. 6 घंटा प्रतिदिन 730 दिन अगर कोई बच्चा पढ़े 2 साल, कोई माई का लाल उसको टॉप रैंक लाने से नहीं रोक सकता है। एनी रैंक दैट यू आर हैविंग इन योर लाइफ आप ला सकते हो 2 साल में। वो 6 घंटे की कंसिस्टेंसी मिलती कहाँ है, लेकिन वो 3 घंटा की लगातार सीटिंग हमको मिलती कहाँ है? आप सोचते हो 1 घंटा पढ़े, बीच में थोड़ा सा 2 मिनट बतिया लिए, 2 मिनट मोबाइल देख लिए, ये कर लिए, वो दैट इज नॉट काउंटेड एट ऑल। हमने कभी वैसे पढ़ाई ही नहीं किया है। मतलब पर्सनली मैं वही पढ़ाई को अपना काउंटिंग में रखता था कि आज मैंने कितना देर पढ़ा, तो मैं वही वाले बताता था जिसमें 3 घंटे का एक लॉट बैठता था मैं। अगर 1 घंटा बीच में छुन से पढ़ लिया तो दैट इज नॉट द पढ़ाई, तो बस एवं ही है, बिकॉज दैट इज नॉट गोना कंट्रीब्यूट टू एक्चुअल थिंग। सर घर पे बनता है, पेपर में नहीं बनता, इट्स नॉट अ बिग थिंग। घर पे इसलिए बनता है क्योंकि 1 घंटे के बाद आप घूमते हैं, 1 घंटे के बाद आप ब्रेक लेते हैं, कान में ठूस के बनाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दोस्तों के बीच में बतिया के बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, आंसर देखते हैं। कौन पेपर में एक क्वेश्चन के बाद आंसर देखने के लिए बोलता है? यू हैव टू अटेम्प्ट मिनिमम 30 क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू चेक कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ये सब अगर आदत में नहीं आएगी, यू कैंट बी अ टॉप रैंक।
मतलब फॉर यू दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस सच एग्जामिनेशन ना. आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट मेनी टॉपर्स दैट यू कांट इवन, जितने बैठे उससे ज्यादा टॉपर मैंने पढ़ाए होंगे अभी तक. एंड बाई टॉपर आई मीन टॉप 500. और मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं कि ये चीजें इसी तब ही जाकर के होंगी जब इन छोटी छोटी चीजों पे भी हम स्ट्रेटेजिक रहेंगे. तो हैविंग प्रॉपर स्ट्रेटजी इज द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट फॉर क्रैकिंग सच एग्जामिनेशंस. हमको एकदम थोरो याद है, मतलब एकदम इधर उधर नहीं होगा कि मतलब इसके इधर टॉपिक के बाद इधर नहीं होगा, उस टॉपिक पे हमको जितना बोलना हम एकदम वर्ड एज टू एज बोलेंगे, एज टू एज बोलेंगे. वो इसलिए हो पाया क्योंकि शायद हमने इसको बहुत थोरोली रिवाइज किया है. अगर हम रिवाइज नहीं करते, हम सोचते कि एक बार देख करके जाकर के पढ़ा दें, संभव है? आप एक बार देख चुके, आइए पढ़ाइए, कितना बात याद है? नहीं याद होगा. यू नीड टू रिवाइज लाइक एनीथिंग. आपको समझ बनानी पड़ेगी और रिवीजन के लिए हमको प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए. तो जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम नहीं कर पाएंगे. अच्छा, अब आप 11th के उस फेज में हैं जहां पे इन चीजों की एडेप्टेशन आपके अंदर आ जानी चाहिए, वरना 12th जैसे ही चालू होगा, आज से 2 महीने बाद 12th चालू हो जाएगा, मात्र 2 महीना बचा हुआ है. जैसे ही 12th चालू हो जाएगा वहां के बाद आप चाह करके भी अपने आप को रेक्टिफाई नहीं कर पाइएगा अपने एरर्स को. वहां के बाद कहानी अलग हो जाएगी, आप रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे. तो दीज 2 months जहां पे सब लोग बहुत डाउन पड़ेंगे 11th के बच्चे, जो ठंडा पड़ेगा, यही क्रूशियल है. यही सारा एज डिफाइन होगा, यही आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी. आप अगर टॉप 1000 के मटेरियल होंगे तो यहीं से हो जाएंगे, और नहीं तो फिर यहीं से छटनी हो जाएगा. एकदम सिंपल सा फंडा है, तो आपको देखना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तो एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के छोड़ के? ठीक है, उसके बाद 2 कल करते हैं ना. करिए फिर, इसमें टिक मत करिए. कैसे निकालेंगे? 2 लाइन के बीच में जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं. सवाल ही आपका स्पष्ट नहीं है. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा दिया हुआ है? ओरिजिन से पास करता हुआ. तो 2 लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नहीं निकालने आएगा, ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है तो दोनों लाइन की इक्वेशन मालूम है. एक लाइन पर दूसरा पॉइंट मालूम चल जाए, दूसरे वाले पे डाल दीजिए. किसी एक लाइन पे पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, दोनों का इक्वेशन मालूम नहीं कर लेंगे आप तो नहीं टूटता है. तो वही तो कला है, कोई फॉर्मूला नहीं है उसके लिए. कल पूछिएगा, डाउट बताएंगे. थैंक यू.